जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं। तो आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में आपका जीएस का बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है, जिसमें आपका फिजिक्स सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। तो आप सभी के लिए फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी साथ में नोटबुक लेकर के बैठें। जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है उसको साथ के साथ आपको नोट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी की फर्स्ट प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगर झरने से पानी गिर रहा है तो पत्थर पर टकराने से पहले जो है उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? देखिए फ्रेंड्स, पत्थर पर टकराने से पहले जो है उसमें गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वो पानी जो है चल रहा है तो उसके अंदर जो है गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगर झरने से पानी गिरता है और पत्थर पर गिरने के बाद ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उसमें किस ऊर्जा में परिवर्तन होगा? देखिए फ्रेंड्स, झरने से जब पानी गिरता है तो उसमें गतिज ऊर्जा थी। यदि वो पत्थर पर टकराने के बाद उसमें किस में चेंज हो जाएगी? वो ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्टील जंगरोधी बनाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थर्ड प्रश्न है आपका, 2 से 3 सेकंड आपको मिल जाएगा। स्टील जो है वो जंगरोधी बनाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर आप सभी ने चुन लिया होगा। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, यहाँ पर ए ऑप्शन। यदि ऑप्शन में आपको क्रोमियम दिया हुआ हो तो आपको सबसे पहले क्रोमियम लगाना है। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्टील को जंगरोधी बनाता है, कौन बनाता है? तो यहाँ पर आपको कार्बन और क्रोमियम दोनों दिए हैं। तो सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर क्रोमियम। यदि क्रोमियम ऑप्शन में नहीं है तब आपको कार्बन लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, उड्डयन काल का सूत्र क्या है? देखिए, उड्डयन काल का सूत्र क्या है? अब आप सभी जानते हैं HRT करके ये 3 फॉर्मूले होते हैं आपका, जिसमें आपका हाइट, ये आपका रेंज का, और ये आपका उड्डयन काल यानी कि टाइम का। तो आप सभी को इन प्रश्नों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। उड्डयन काल की बात करें तो यहाँ पर जो उड्डयन काल का ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी जानते हैं उड्डयन काल का सूत्र हो जाएगा 2u sin θ/g। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये जो हो जाएगा आपका, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेंज का, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका हाइट का बता दूं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 और आ जाएगा। 2 आने के बाद ये आपका जो है वो हाइट का बन जाएगा। तो ये आपका हाइट का है, और ये आपका जो है टाइम का है, और ये आपका जो है वो एच का है, रेंज का है। तो HRT, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स। और सभी साथी, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस बार वीडियो को शेयर जरूर करें एक बार। अगर प्रक्षेप्य गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 के बराबर गुने के बराबर है तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि परास का जो मान है वो महत्तम ऊंचाई जो है उसके 4 गुने के बराबर है। यानी कि परास आपकी रेंज होगी, रेंज का जो मान है वो 4 गुना है किसका? हाइट का। तो ये आपको रेंज का आपका मान आपको मैंने पहले बताया, हाइट का भी यहाँ पर मैंने आपको बताया। दोनों का मान रखेंगे, तुलना करेंगे तो आपका यहाँ पर tan थीटा बराबर आके आ जाएगा। tan थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1, और tan 45 का मान 1 होता है। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका? 45 डिग्री। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया तथा 36 सेंटीमीटर उछलता है तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होगा? देखिए 7वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको क्या रखना है? प्रत्यास्थता गुणांक ई होता है आपका। ई बराबर आपको अंडर रूट में आपका छोटा अपॉन बड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए तो आपको ये ट्रिक आपको अपनानी है। सबसे पहले आपको छोटा लेना है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 36 सेंटीमीटर है, और आप इसे मीटर में बदलेंगे तो 0.36 अपॉन आपका जो है 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा 0.6। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि ये 4 ऑप्शन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है एग्जामिनर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए लगाए जाते हैं फ्रेंड्स, इनसे जो है कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है। क्या होता है? हवा जाती है और आती है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 है तथा कौष्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, आयन देखने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन का जो आयन है वो आपको 2 दिए गए हैं, और आपको क्या करना है? तुल्यांकी भार निकालना है। तो सबसे पहले आपको अणुभार निकालना है। इसका अणुभार क्या हो जाएगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं 2, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो क्योंकि 1 होता है हाइड्रोजन, उसका 2 गुना हो जाएगा। सल्फर 16 हो जाएगा, 16 दूनी 16, 32 अणुभार होगा इसका। और ऑक्सीजन 16 चौका 64, आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 98 हो जाएगा। और 2 से आपको ये डिवाइड कर देना है जैसा ही कह रहा है। तो आपका राइट आंसर 49 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है रिक्त स्थानों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। देखिए ध्वनि की जो पिच है वो किस पर निर्भर करेगी। ये प्रश्न मैंने कम्युनिटी में भी डाला है, तो आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका गलत आंसर दिया है। तो ध्वनि की पिच, जब भी आपसे पूछे पिच, तो आपको क्या लगाना है, पिच सदैव आवर्ती पर निर्भर करती है। तारत्व पूछे या पिच पूछे तो वो आवर्ती पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट प्रश्न ये इसी प्रकार से पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता जो है वो किस पर निर्भर करेगी, इंटेंसिटी जो है। तो फ्रेंड्स ये आपके आयाम पर निर्भर करती है, ये हो जाएगा आपका सी आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद गिरेगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न एग्जामिनर 3 तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो स्थिर गति से जब भी आपको पूछे कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में कोई बच्चा है वो गेंद को ऊपर हवा में सीधा ऊपर उछालता है तो गेंद कहाँ गिरेगी, तो उसके हाथों में गिरेगी। देखिए स्थिर गति से क्या है, वो एक कांस्टेंट गति से चल रहा है तो गेंद जो है उसको उछालेगा वो तो सीधा उसके हाथ में गिरेगी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यदि एग्जामिनर कहता है कि उसका जो एक्सीलरेशन है जिसे आप त्वरण कहते हैं, त्वरण जो मंदा और धीमा मंदन होता है, मंदा होता है त्वरण तो उसे मंदन कहते हैं, और एक्सीलरेशन हाई होगा तो उसे त्वरण बोलते हैं। तो आपका जो है त्वरण अधिक है, तो आपने कोई गेंद उछाली और आप तेजी के साथ गए तो आपकी गेंद कहाँ गिरेगी, पीछे गिरेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि वो मंदन कहे तो गेंद कहाँ पर गिरेगी, आपके सामने गिरेगी। तो ये प्रश्न 3 तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका, 2 निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा किस पर निर्भर करती है। देखिए फ्रेंड्स ऊष्मा के प्रभाव की दिशा जो है वो उच्च से निम्न की तरफ होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में जो अच्छा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, उनके अपने अपने तापमान पर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के राइट हैंड जो रूल है वो आप किसके लिए कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने क्वेश्चन का आंसर चुन लिया होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जनरेटर। देखिए राइट हैंड रूल जो है वो आप सभी अंदाजा एक ट्रिक लगाइए कि आपका जो इंजन है, आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर या फिर इंजन होगा आपके घर परिवार में, तो आप क्या करते हैं, कुट्टी काटने के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर 12 पर भी चलता है। तो वहाँ पर जो आप हैंडल लगाते हैं तो सीधे हाथ से लगाते हैं, तो राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर। और ये फ्रेंड्स ये आपका धारा पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है आपसे पूछे एग्जामिनर कि बाएं हाथ का जो नियम है वो किस पर निर्भर करेगा, तो वो मोटर पर निर्भर करेगा। और ये जो है आपका बल पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत बल आता है और जनरेटर के अंतर्गत धारा। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो जनरेटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत होती है। तो गाढ़े द्रव में जो है वो श्यानता आपकी क्या होती है। तो फ्रेंड्स देखिए जितना गाढ़ा द्रव होगा उसकी जो श्यानता है वो अपेक्षाकृत अधिक होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। और जितना पतला होगा तो उसकी श्यानता जो है वो उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर बलबर क्या होता है। देखिए बलबर क्या होता है, ये प्रश्न भी एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया है, आप उठा करके देख सकते हैं रेलवे में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संघन वसा की परत। बलबर क्या होता है, संघन वसा की जो है एक परत होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकेंड है, तो इसकी आवृत्ति क्या है। जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स जानते हैं आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स 10 सेकेंड में 20 दोलन है। आप देखिए यहाँ पर जो है एग्जामिनर किस प्रकार से आपको फांसने की कोशिश करता है कि 20 दोलन जो है वो 10 सेकेंड में, तो 1 दोलन कितने में हो जाएगा, 1 दोलन आपका हो जाएगा, 2 दोलन जो है वो 1 सेकेंड में हो जाएगा। तो 2 दोलन 1 सेकेंड में, तो आप आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या। 1 सेकेंड में दोलन कितने हैं, तो 2, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 हर्ट्ज हो जाएगी। यहाँ पर 2 सेकेंड नहीं होगी, हर्ट्ज हो जाएगी आपकी, ये ध्यान रखना है। सेकेंड यहाँ पर जो है गलत है, 2 हर्ट्ज होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, 10 सेकेंड में 50 दोलन होता है तो आवृत्ति क्या होगी। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। 10 सेकेंड में 50 दोलन, तो 1 सेकेंड में कितना, 5 दोलन होगा। तो यहाँ पर जो है आवृत्ति कितना हो जाएगी, इतनी ही आवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि 1 सेकेंड में कितने दोलन हो रहे हैं, 5, तो 5 हर्ट्ज हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो तरंग धैर्य का मान बताइए। देखिए 2 शीर्षों या गर्त आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, सुरंग या गर्तों के बीच की दूरी। तो आपने साइकिल देखी होगी, इस प्रकार से आपकी साइकिल चलती है ना, तो ये आपको एक बार क्लियर कर दूँ, ये इस प्रकार से आपकी साइकिल क्लियर होती है। तो ये जो होते हैं आपके सुरंग होते हैं, और ये आपके जो हैं वो गर्त होते हैं, नीचे वाले जो हैं गर्त। तो इनके बीच की दूरी आपसे पूछी गई है, तो ये होती है आपकी लैम्बडा। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो लैम्बडा भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ये होगा। यदि एक
गर्त और एक आपकी जो, यदि आप एग्जामिनर आपसे पूछे एक शीर्ष सुरंग और एक गर्त के बीच के, तो वो आपकी उसका दोगुना कर देना है, तब आप वो होगी हाफ इसकी। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन तरंग दैर्घ्य जो होती है वो दो गर्तों या दो शीर्षों के बीच की दूरी होती है। तो 10 मीटर जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो है 10 मीटर नहीं होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखिए किण्वन क्रिया में कौन सी, जिससे अल्कोहल बनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो कौन सी गैस जो है वो उत्पन्न होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपकी कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है किण्वन क्रिया में उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। देखिए कौन सा एक मिश्रण नहीं है, यहाँ पर एग्जामिनर पूछा कौन मिश्रण नहीं है। कांच आप सभी जानते हैं, लेड अलग चीज़ है, शीशा अलग है, और कांच जो है वो आपका एक मिश्रण है, जो कि आप सभी जानते हैं। और इस्पात जो है वो भी एक मिश्रण है, पीतल भी आपका एक मिश्रण है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो एक मिश्रण नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से यौगिकों में से कौन सा है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। देखिए यौगिक पूछा है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स जिसका सूत्र होता है वही आपका यौगिक होता है, और जो है वो आप सभी जानते हैं तत्व वो अलग होता है, और वो क्या बोलते हैं उसे, मिश्रण जो है उसमें उसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो देखिए यौगिक जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये क्या है, पारा एक तत्व है, शरबत और अवायु क्या एक मिश्रण है दोनों, और अमोनिया क्या है यहाँ पर एक यौगिक। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूज तार की रेटिंग निर्धारण निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। फ्यूज तार की जो रेटिंग है वो किस में हम व्यक्त करते हैं। आपने देखा होगा फ्यूज तार, आपका फ्यूज जो आता है वो किस में आता है, एम्पियर में आता है, तो एम्पियर हो जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 16 एम्पियर। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह तत्व जो अन्य ऑक्सीकारक है। सॉरी यहाँ पर जो प्रश्न है वो है आपका, वह तत्व जो न तो ऑक्सीकारक है और न ही अवकारक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कौन सा है। तो फ्रेंड देखिए जिसकी बाह्यतम कक्षा फुल है वो ना तो ऑक्सीकारक होगा ना अवकारक होगा। तो यहाँ पर बाह्यतम कक्षा किसकी है, तो यहाँ पर आपसे भी देख पा रहा हूँ बाह्यतम कक्षा हमें इसकी बाह्यतम जो कक्षा है 2sp ये करके आपका इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों तो वो कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्वास क्या है। देखिए श्वास की बात करें फ्रेंड्स, श्वास क्या है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपचयन है, उपचयन है, उप में से दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा आपका अपचयन। श्वास क्या है, ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका उपचयन होता है, और ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर जिसे आप खाने का सोडा भी कहते हैं, इस किस किस का मिश्रण है। देखिए फ्रेंड्स ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, प्रजनक ब्रीडर कहते हैं जिसे रिएक्टर वह है जिसमें क्या होता है। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रजनक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें क्या होता है, विखंडनीय पदार्थों की जितनी खपत होती है उसमें उत्पादन उससे अधिक होता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। विखंडन पदार्थों की इसमें जितनी भी खपत होगी ना उससे अधिक उत्पादन होगा। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, रंग पहचानने की क्षमता होती है। रंग पहचानने की क्षमता किसकी होती है, तो फ्रेंड्स रंग पहचानने की क्षमता होती है किसमें होती है, क्षण कोशिकाओं में होती है, या फिर कौन सी कोशिकाओं में होती है, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सी कोशिकाओं में होती है रंग पहचानने की क्षमता, किसमें होती है, कौन सी कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तांबा की चक्ति से एक छेद है। तांबा की जो चक्ति है उसमें एक छेद है, तो इसे गर्म करने पर क्या होगा, छेद के व्यास पर क्या फर्क पड़ेगा इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स तांबा की चक्ति में एक छेद है और इसको गर्म करेंगे तो क्या करेगा, वो आपका फैलेगा, तो बढ़ जाएगा, छेद का व्यास क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिलिका जेल क्या है। देखिए सिलिका जेल जो है वो क्या होती है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, सुखाने वाला पदार्थ है। सिलिका क्या है, सुखाने वाला पदार्थ है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। देखिए गर्भाशय में जो भ्रूण है वो बच्चे को होता है पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है, प्लेसेंटा होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी सी हो जाएगा, प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न, रासायनिक बंध बनाने पर क्या होता है। देखिए रासायनिक बंध बनाने पर क्या होगा फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आप अंदाजा लगाएंगे कोई बंध बना रहे हैं आप, तो इसमें क्या होगा, सदैव ऊर्जा जो है वो बाहर निकलेगी। बंध टूटेगा तो ऊर्जा जो है अंदर जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा क्या होगी इसमें, सदैव बाहर निकलेगी। बंधन बनाने पर ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है। शुक्राणु कहाँ बनते हैं। देखिए शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृषण में बनते हैं। शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं, वृषण में बनते हैं। और पोस्टेट जो ग्रंथि होती है वो आपके अंडकोश के ऊपर वाली ग्रंथि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जामिनर बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो फ्रेंड्स शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक का श्वसन परीक्षण यदि यातायात पुलिस करती है तो वो किससे करती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें क्या होता है कि जो शराब जब आदमी उसमें फूंक मारता है तो अल्कोहल के कुछ कण जो है उसके अंदर जाते हैं तो उसका रंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। और प्रदूषण के परीक्षण के लिए लाइकेन का यूज करते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एग्जामिनर जो है एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि प्रदूषण जो है उसका परीक्षण के लिए किसका यूज करते हैं, तो लाइकेन का यूज करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा सांप जहरीला नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे दुनिया में जो है 500 से ज़्यादा सांप पाए जाते हैं और इसमें जो है लगभग 10 ही जाति के जो हैं वो जहरीले सांप हैं। और जिसमें से आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, जो है कोबरा और वाइपर और कोरल स्नेक जो है ये तीनों जहरीले सांप है, जबकि अजगर जो है वो जहरीला सांप नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। फ्लोरीन क्लोरीन ये आपकी गैस है, आप सभी जानते हैं। और रगे बिया ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे हैं नमक आयोडीन का हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक ठोस है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। देखिए प्रश्न जो है एग्जामिनर किस प्रकार से पूछ रहा है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत लगाएंगे। तो पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, तो बहुत सारे कहेंगे व्यवहार तो वो उत्तल लेंस की भांति करता है, लेकिन फ्रेंड्स वो है व्यवहार करता है उत्तल लेंस की भांति, यानी दिखने में तो वो गोल है, व्यवहार करता है यह। लेकिन यहाँ पर पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। व्यवहार जो करता है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन दिखता कैसा है, तो उत्तल लेंस की भांति दिखता है। तो दिखेगा कैसे, दिखेगा उत्तल लेंस की तरह दिखेगा गोल, और व्यवहार करेगा उत्तल लेंस की भांति। तो ये आपका एग्जामिनर इसी प्रकार से पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस के 0.5 मोल का आयतन क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स किसी भी मोल का आयतन, ऑक्सीजन गैस का हो, बकरी का हो, या फिर आपका और नाइट्रोजन का हो, किसी का भी, हर गैस के 1 मोल की संख्या में कितने लीटर होते हैं। तो फ्रेंड्स 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं, 22.4। किसी भी गैस का आपसे पूछे तो फ्रेंड्स 0.5 पूछा है, तो 1 मोल में कितने लीटर होते हैं, 22.4 लीटर होते हैं। तो 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 11.2 लीटर हो जाएंगे। इसका सही आंसर बी। अब नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन पूछा है, तो देखिए 1 मोल में कितने 22.4 लीटर होते हैं, 22.4 तो 6 से गुणा करेंगे तो 22 छक्का 132, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, लगभग 134.4। नेक्स्ट प्रश्न आपका है फ्रेंड्स, जो कि आज का लास्ट का प्रश्न है, और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, जब भी कभी से न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण, तो हाइड्रोजन हो जाएगा बिल्कुल सही। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा फ्रेंड्स, आपसे पूछेगा वह कौन सा है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और सबसे कम प्रदूषण करता है। तो फ्रेंड्स वो है आपका CNG, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज की जाती है और सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि ईंधन खाली न्यूनतम पूछे तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका सही आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।